खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। धर्मनगरी हरिद्वार में भक्ति और भव्यता का संगम। गुरुदेव समाधि मंदिर में मूर्ति स्थापना महोत्सव 4 से 6 फरवरी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा, लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, सीएम धामी ने दिए पुलिस को जीरो टॉलरेंस के आदेश। हरिद्वार में भारत माता मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि मूर्ति अनावरण। हरिद्वार में फायर सीजन की तैयारी शुरू। हल्द्वानी वन प्रभाग में होगी ज्वाइंट ट्रेनिंग। 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। जल जीवन मिशन से उत्तराखंड को मिलेगी बड़ी राहत। विषम भौगोलिक चुनौतियों के बीच पेयजल संकट से उबरने की उम्मीद। मसूरी में भारी ओलावृष्टि, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी से राहत। अब कोहरे का येलो अलर्ट। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में विश्वास। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने की दिशा में विश्वास का बजट है। बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से किसान सशक्त होंगे, महिलाओं को बल मिलेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे क्षेत्र में उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में लगभग 26 गुना अधिक है। उन्होंने इसे राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताया। राज्य को इस बजट जो प्रावधान नए बजट में किया गया है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हरिद्वार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते, बल्कि केवल आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी झूठे बयान देकर देश और शहीदों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद गंभीर विमर्श का मंच है, सुर्खियां बटोरने का नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और संसद के बाहर सियासी माहौल गरमाया। कई प्रकार की मांगे हैं, सब बैठकर किस प्रकार से करना है उसका विचार करेंगे। लोकसभा में पहले राहुल गांधी जी का बोलने नहीं दिया रहा, वो आरोप लगा रही पूरा ठीक किया जा रहा है। देखिए, उनको बोलना ही नहीं है, उनको केवल झूठे आरोप लगाकर अपने देश को बदनाम करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपने शहीदों को बदनाम करके इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव की रणनीति तैयार की है। उन्होंने दावा किया कि रुड़की से लगभग 5,000 कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने हत्या, डकैती, चेन स्नैचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने पर चिंता जताई। अंकिता भंडारी हत्याकांड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई जांच करने में देरी कर रही थी। भू कानून और बजट पर भी प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में लगातार बढ़ रही कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। यूकेडी का आरोप है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हाल ही में हुई गुंजन श्रीवास्तव की हत्या ये दर्शाती है कि देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है।
आपको बता दें, दल ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ये प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है, यह अपराध उत्तराखंड में कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि पिछले 6 दिनों में लगातार 3 जो है महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। और पूर्व में उन महिलाओं द्वारा जो है चौकी में तहरीर दी गई थी कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें जो परेशान किया जा रहा है। इसको जो है उन्होंने अनसुना करते हुए कोई कार्रवाई नहीं इसमें पुलिस द्वारा की गई, और जिसका क्या ये हुआ कि उनकी जो है जान चली गई। जी, ये उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम को लेके अपनी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उसका इन्होंने ज्ञापन दिया है जो उन्होंने डीजीपी साहब को प्रेषित किया था, और वो मैं अपने माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें खौफ दिखाई नहीं दे रहा पुलिस के प्रति? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस देखिए लगातार विजिबिलिटी पुलिस की है, लगातार फील्ड में पुलिस है, रात को भी हम गश्त कर रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी यूनियन भवाली में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज फर्स्ट आपको बता दें रिस्पॉन्डर प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा वाहन चालकों स्वामियों को दुर्घटना स्थल पर घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वाहन चालकों के लिए नेत्र सहित अन्य प्रशिक्षण के लिए परीक्षण के लिए शिविर भी आयोजित किया गया है। एआरटीओ जितेंद्र एआरटीओ के द्वारा इसकी पहल की गई। ये जो हेल्थ कैंप लगा है उनकी देख रेख में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। हेल्थ कैंप प्रमोट फिजिशियन हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हैं, HS बेस्ट जी हमारे जो बाहर सर जिस फंड का उपयोग हम लोग जागरूकता कार्यक्रम के लिए कर सकते हैं, खर्चा होता था उसमें, लेकिन आज ये आप देख रहे हैं कि परिवहन विभाग के पैसे से करनी है। आप अपने काम को उसके नाक के पास लेके जाना है, ठीक है, और आप उसको ब्रेक नहीं रखा। आपने देखा कि ठीक है, अगर उनकी पल्स और ये जो हेल्थ कैंप लगा है उनकी देख रेख में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। हेल्थ कैंप प्रमोट फिजिशियन हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हैं, HS बेस्ट जी हमारे जो बाहर सर जिस फंड का उपयोग हम लोग जागरूकता कार्यक्रम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बरेली रोड क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सोनू जायसवाल और आरोपी की पहचान संदीप जायसवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी हत्या के एक मामले में सजा काट चुका है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान FSL की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा के PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का सफल आयोजन हुआ है। इस प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से कुल 135 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विज्ञान एवं नवाचार से जुड़े अपने मॉडल और
प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। भारत सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई है। प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा, जहां चयनित प्रतियोगियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। से पहले जो इसमें बच्चे होते हैं अपने विद्यालय से 5 बच्चे जो 15 साल से नीचे और 10 तक की कक्षा के होते हैं, अपने छोटे छोटे आइडिया बॉक्स के माध्यम से चयनित करके इनके इंफ्रारेड मानक के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। उसके बाद नए भारत सरकार द्वारा इनके आइडिया चयनित किए जाते हैं और आइडिया चयन होने के उपरांत इनको 10,000 की धनराशि इनके खाते में इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर इनका ब्लॉक स्तर पर नहीं, सीधे जनपद स्तर पर इनकी DLPC होती है। उसके बाद ये राज्य स्तर पर, उसके बाद नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर पूरा कार्यक्रम एक होता है जापान में, तो वहाँ ये बच्चे जो है प्रतिभाग करते हैं। तो जितने बच्चे प्रतिभाग करते हैं उनके 10% बच्चों का चयन यहाँ से किया जाता है हर स्तर पे। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से या कितनी सरल तरीके से या अपने समय को बचाकर इसका उपयोग कर सकता है। यह आसानी से उपयोग हो सकता है और इसमें समय की बचत काफी ज्यादा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लाभ है। सर, अगर किसी का घर बहुत टॉप फ्लोर पर है और उसको नीचे आने के लिए दरवाजा बंद करने के लिए नीचे आना पड़ता है और उसके पैरों में दर्द रहता है, या कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसको भी जिसके भी पैरों में बहुत दर्द होता है उसको, या वो बीमार रहता है तो उसको दरवाजा बंद करना पड़ता है, ये तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश बने 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन बीते सालों में भाजपा सहित कांग्रेस ने राज किया, लेकिन विकास के पथ पर चलने की बात को लेकर सभी ने बड़े बड़े दावे और घोषणाएं भी की हैं, लेकिन सरकार और नेतृत्व परिवर्तन के चलते वो वादे भी जनता की समस्याओं के बदलाव के चलते मझधार में खो गए। धामी सरकार बने 4.5 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर शासन स्तर पर लगातार समीक्षाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार वैसी नहीं दिख रही है। प्रदेश में अब तक बात सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है। धामी सरकार ने प्रदेश के तमाम विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के लिए जनहित के 10-10 कामों के प्रस्ताव मांगे थे। इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तर पर 573 कार्यों को प्राथमिकता में लिया गया है, लेकिन इन 573 में से अब तक सिर्फ 222 काम ही पूरे हो सके। यानी इस मामले में सरकारी मशीनरी की परफॉर्मेंस करीब 38.74% ही दिखाई देती है। बाकी काम या तो अधूरे हैं या फिर प्रक्रिया में ही अटके हुए हैं। इससे ये साफ होता है कि न सिर्फ सीएम की घोषणाएं बल्कि विधायकों के विकास कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांग्रेस के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार के बचाव में उतरती नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके और इन 25 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से यहाँ शासन किया है। जितने भी मुख्यमंत्री आए, घोषणाओं का बाजार बड़ा गर्म रहा, लेकिन कितनी घोषणाएं धरातल पर उतर सकी, ये हमेशा ये सवाल खड़े रहे हैं समाज में। और आज भी हम देख रहे हैं कि पुष्कर धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं, और कई घोषणाएं ऐसी रही महत्वपूर्ण जो उतरी भी हैं और राष्ट्रीय फलक पर चमक भी रही हैं, लेकिन कई घोषणाएं ऐसी हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जो सीधे प्रभावित करती हैं, विकास योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, धरातल पर वो कम दिखाई दे रही हैं। और जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उनकी वजह से जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलने में समस्या आ रही है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर फेलियर हैं, लेकिन आज ताजा जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पिछले 4 सालों से घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, वो सब हवा में लटकी हुई हैं, अधर में लटकी हुई हैं और धरातल पर नहीं उतर रही हैं। 2021 से 2023 के बीच में 1457 घोषणाएं ऐसी हैं जो अपूर्ण है, यानी कि अधर में लटकी हुई हैं, पूरा होने का नाम नहीं ले रही हैं। और शर्मनाक बात यह है कि 520 तो ऐसी घोषणाएं हैं मुखिया की जो कि अभी तक सुबह का उजाला नहीं देख पाई, यानी कि एक भी ईंट इन 520 योजनाओं में नहीं लगाई गई। देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी है लगभग 70% घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं और अभी लगभग 30% घोषणाएं ऐसी हैं जिनका धरातल पर उतरना बाकी है, जिस पर काम हो रहा है, गतिमान कह सकते हैं आप उसको। और अभी हमारे पास लगभग 1 वर्ष पड़ा हुआ है, तो इस बीच में मैं समझता हूँ ये भी एक आंकड़ा सामने आएगा कि लगभग हम 90% घोषणाएं पूरी कर चुके होंगे।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता सरकार की मानी जानी चाहिए। और हमको खुश होना चाहिए कि हमारी सरकार में जो घोषणाएं हो रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं और हम उसको उतरते हुए देख रहे हैं। अब तक की कुल घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल में करीब 3,827 घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें से 2,315 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी लगभग 60.5% काम पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि अब भी करीब 1,512 घोषणाएं ऐसी हैं जो पूरी होना बाकी है। इन लंबित घोषणाओं में से करीब 520 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। यही आंकड़े सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लंबित रहने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य की अपनी अवधारणा से बनाया था और आज वर्तमान में जो ये दिल्ली की पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, ये एक तरफ से किराएदार हैं और कभी भी किराएदार किसी मकान में रहता है तो उसको भला नहीं सोचता है। उसी प्रकार बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर समय समय पर अपनी सरकार चलाई है, लेकिन उनको उत्तराखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन्होंने अपना और अपने जो रसूखदार थे अपने मंत्रियों का इनका विकास किया है। इसी का उदाहरण आप वर्तमान में देख रहे हैं, जहां एक तरफ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ माननीयों का जो है वेतन एकदम 90,000 से ऊपर बढ़ा दिया गया है। तो कुल ये जो बात है अभी आप जनता के समझ में आ गया है और उनको ये वास्तविकता का पता चल गया है कि जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी हैं ये उत्तराखंड हित में नहीं है। तो बने हुए भले ही 25 साल का समय हो गया हो, लेकिन लगभग 9 सालों से इस राज्य में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार जनता से डबल इंजन का वादा करके ही सत्ता में आई थी, लेकिन वो तथाकथित डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं है। लोगों को लगा था कि डबल इंजन की सरकार में घर घर में रोजगार की बाढ़ आएगी, उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, चौतरफा विकास दिखाई देगा। लेकिन हुआ इसके उलट, घर घर में आज बेरोजगारों की फौज है, विकास धरातल से गायब हो गया है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं पा रहे हैं, पलायन को ये सरकार रोक नहीं पा रही है, बेटियों को सुरक्षा ये सरकार दे नहीं पा रही है। आए दिन जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है ये तो विपक्ष ही बेहतर बताएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सही चीजों को भी गलत बताना। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा करी है, लगभग वो पूरी ये कोशिश करते हैं कि उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का वो काम करें, क्योंकि जनमानस के हित में और इस प्रबुद्ध प्रदेश की जनता के हित में जितने भी पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, कहीं ना कहीं वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। पर कुछ योजनाएं इस तरह की होती हैं जो थोड़ा लंबे अंतराल तक चलती हैं, उसमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। इन चीजों को लेकर के उसको ये कह देना कि जी 60% हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, 80% से ऊपर हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी, अगर सही आंकड़ों को आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें काम नहीं चल रहा है। लगभग पुष्कर सिंह धामी जी लगातार हर योजना का जब भी कोई घोषणा करते हैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना, वो आरोप लगाता रहे, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा लोगों के हित में जो है निर्णय लेने का काम करते हैं। आपको बता दें कि शासन स्तर पर घोषणाओं पर अमल को लेकर तेज गति से काम करने के लिए कमर कसी जा रही है। शासन स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है कि घोषणाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी हो रही है। इसी वजह से अब जिला अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तय किया गया है कि मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा होने के बाद उसकी जानकारी 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री की घोषणा अनुभाग को दी जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो संबंधित विभागों को चिन्हित करें और समय सीमा तय कर काम शुरू करें। घोषणाओं से जुड़ी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में न भटके लिए भी नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में लेत लतीफी लगाने वाले नौकरशाहों पर आखिर कैसे लगाम लग पाएगी, या ये घोषणाएं सिर्फ जनता के लिए हवा हवाई साबित होंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कावल सिंह विर्क ने एक प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस वार्ता में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समर्थक मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान कावल सिंह विर्क ने कहा कि नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में 4-5 सभासद लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सभासदों द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और कमीशन के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से मांग की।
मेरा यही कहना है कि उस दिन जब ये लोग सभासद सभी लोग मेरे कमरे में आए तो उसमें सभासद कम थे, सभासद प्रतिनिधि ज़्यादा थे। तो उनके द्वारा बहुत सारी एक लाइव फेसबुक पर भी किया गया। मैंने उनका, क्योंकि ज़्यादा मैं विरोध करने पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा यही रहता है प्रयास की समस्याओं को सुलझाया जाए और बात की जाए। वो उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए गए मेरे वहाँ भी उनको आंसर दिए गए। ये आपस की इनकी लड़ाई में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर ज़रूर जनता का यहाँ पर विकास में अवरोध हो रहा है। अगर सभी सभासद लोग साथ में बैठकर, चेयरमैन साहब के साथ बैठकर कोई बोर्ड मीटिंग में अपने प्रस्ताव रखते हैं, हमारा काम उसको एग्जीक्यूट करने का है। इसी के लिए शासन ने हमको यहाँ भेजा है। अगर सभासदों द्वारा ये सहयोग दिया जाएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें कुछ निर्देशित किया जाएगा, तो ज़रूर हम जनता के लिए बेहतर प्रयास करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।